हेलो एवरीवन। फिजिक्स लैब में कोर्स कोड 1007 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की लैब के प्रैक्टिकल्स हम देख रहे थे। उनमें से सिलेबस और 2 एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम थर्ड प्रैक्टिकल अपना देखते हैं कि हमें लैब में आके वो प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। एक्सपेरिमेंट 3 जो सिलेबस में दिया गया है वो है to determine radius of curvature of a convex and a concave mirror oblique surface using a spherometer, यानी कि स्फेरोमीटर की सहायता से किसी भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव यानी कि उत्तल और अवतल मिरर ऑब्लिक सरफेस दिया गया है, यानी कि दर्पण या फिर सतह। इनका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, स्फेरोमीटर की सहायता से उत्तल और अवतल दर्पण या सतह की रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मींस वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आपका एम है प्रैक्टिकल का। अब देखिए स्फेरोमीटर के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। थ्योरी के जो पार्ट थे उनमें देखने में स्फेरोमीटर जो है वो फिगर में जैसा दिखाई दे रहा है उस टाइप का उपकरण होता है। अगली फिगर में आपको मिरर दिख रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तीसरी फिगर में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस दिखाई गई है। देखिए मिरर में और सरफेस में क्या डिफरेंस है, जैसे लेंस होता है वो हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस की तरह बिहेव करता है। मिरर जो है उसमें एक साइड की जो साइड होती है वो पॉलिश की हुई होती है, इसलिए हमें उसमें खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो आपको या तो मिरर लेना है या सरफेस लेना है। हमारे पास लैब में स्फेरिकल लेंस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस अवेलेबल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को लेंस की सहायता से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप मिरर को यूज कर रहे हैं या मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं तो आप सेम मेथड से यही प्रैक्टिकल मिरर के लिए भी कर सकते हैं। लास्ट फिगर में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दिखाए गए हैं या सरफेस दिखाई गई है। कॉन्वेक्स जो है वो आपको दिख रहा होगा एक पत्ती के जैसा होता है, और कॉनकेव जो है वो किसी कर्वेचर लिए हुए पिलर के जैसा होता है। अब देखिए दोनों ही सरफेसेस में क्या चीज है, आपको ये कर्व लिए हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक घुमाव लिए हुए दिखाई दे रहा है। इस घुमाव को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो हमें एक वृत्ताकार सतह या वृत्ताकार पथ प्राप्त होता है। अब ये वृत्ताकार चीज मिल रही है आपको, यानी कि इस वृत्ताकार पथ की एक त्रिज्या भी होगी, उसी को आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रैक्टिकल में हमें ये वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए स्फेरोमीटर जो है उसका हम बेसिक्स समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कौन सी कहाँ पर दी हुई है। देखिए एक पी लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। वो जो पी है वहां पर आपको एक स्केल दिख रही है जिसमें 0 के नीचे 10 लाइन है और 0 के ऊपर भी 10 लाइन खींची हुई है, या 10 से कुछ ज्यादा होंगी किसी फिगर में। कहने का मतलब 0 के ऊपर और नीचे कुछ लाइन खींच के एक पैमाना बनाया गया है जिसे मैं नाम दूंगी मुख्य पैमाना, यानी कि ये जो P है ये मुख्य पैमाना कहलाता है हमारा। उसके अलावा सेकंड फिगर में देखिए एक जगह एक आपको गोल चक्ति दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है सर्कुलर स्केल या डिस्क। ये क्या चीज है, ये भी एक पैमाना है इस फेरोमीटर के अंदर जो कि वृत्ताकार बना हुआ है, इसलिए हमने इसे वृत्ताकार पैमाना यानी कि सर्कुलर स्केल कह दिया। और एक चक्ति की तरह है, यानी कि एक प्लेट जैसी है, एक डिस्क जैसी है, इसलिए हम इसे डिस्क भी कह सकते हैं। तो हमारे पास दो स्केल हो गए, एक तो मुख्य पैमाना और एक ये वृत्ताकार पैमाना। उसके अलावा एक आपको सेकंड फिगर में स्क्रू लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो चीज है ये हमारे स्फेरोमीटर का स्क्रू या पेच होता है। अब पेच जैसा हम घर पे भी देखते हैं या डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पेच घुमाने पर अपनी जगह से शिफ्ट होता है, वैसे ही ये जो स्फेरोमीटर का पेच है
ये भी घुमाने पर अपनी जगह पर शिफ्ट होता है, यानी कि नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा। बिल्कुल जैसा हमारा नॉर्मल पेज बिहेव करता है वैसा ही इसका बिहेवियर होता है। तो यानी तीन चीजें हैं हमारे पास इस स्फेरोमीटर में, एक मुख्य पैमाना, एक वृत्ताकार पैमाना और दूसरा तीसरा ये स्क्रू। अब देखिए आगे एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने से पहले या ये कहूँ एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम दो बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक पिच और दूसरा लीस्ट काउंट। ये दोनों ही वर्ड्स हमने स्क्रू गेज में भी देखे हैं, लेकिन स्फेरोमीटर के केस में पिच क्या होती है और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। देखिए पिच क्या है, ये जो हमारा स्फेरोमीटर का बीच का स्क्रू है, इस स्क्रू को जब आप घुमाते हैं तो इस स्क्रू के साथ में आपकी ये जो सर्कुलर स्केल है या सर्कुलर डिस्क जो है ये भी मूव करती है, ये भी गति करती है। कहने का मतलब जैसे आपका स्क्रू विस्थापित होता है उसके साथ ही ये सर्कुलर डिस्क भी विस्थापित होती है। तो पिच क्या चीज है, ये वो वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि इस स्क्रू को घुमाने पर सर्कुलर डिस्क जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन करने पर सर्कुलर डिस्क का हमें प्राप्त होती है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जैसे ही हम इस स्क्रू को घुमाते हैं वैसे ही हमारा ये सर्कुलर डिस्क जो है ये भी घूमता है। हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर बिंदु लेके चलना है और उस बिंदु से शुरू करते हुए इस स्क्रू को घुमाते हुए वापस उसी बिंदु पर आना है। यानी इस स्क्रू को हमें एक पूरा चक्कर लगवाना है। जब आप इस स्क्रू को एक पूरा चक्कर लगवाते हैं तो आपकी सर्कुलर डिस्क का विस्थापन होता है। मेन स्केल पर हम देखेंगे कि वो विस्थापन कितना हुआ है। जैसे इमेजिन करके देखिए, आप जैसे ही स्क्रू को घुमाते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं तो डिस्क आपकी ऊपर की तरफ आएगी, अगर आप नीचे की तरफ घुमा रहे हैं तो डिस्क नीचे जाएगी। तो अपनी स्थिति से ये डिस्क एक पूरा रोटेशन करने में जितना ऊपर हुई या जितना नीचे हुई उसे आप कहते हैं इसकी पिच। यानी सर्कुलर डिस्क को एक रोटेशन पूरा कराना है, एक चक्कर लगवाना है और एक चक्कर लगवाने पर मुख्य पैमाने उसमें उसमें जितना विस्थापन हुआ वो आपको नोट करना है। ये कहलाएगा आपका पिच। सेकंड चीज हमें देखनी है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है स्फेरोमीटर का, ये जो स्फेरोमीटर का स्क्रू है इसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस होती है जब ये सर्कुलर स्केल पर एक डिवीजन टर्न करती है। यानी लीस्ट काउंट क्या चीज है, फॉर्मूला क्या होगा, जो आपने अभी ऊपर पिच निकाली है, स्फेरोमीटर के स्क्रू की पिच बट्टे आपका सर्कुलर स्केल में कितने भाग हैं, वृत्ताकार पैमाने में कितने भाग हैं। जैसे देखिए जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है इसमें वृत्ताकार पैमाना देखिए, उस पैमाने में 0 से शुरू होता है, आगे 10 20 30 करते हुए 90 आपको दिखाई दे रहा होगा और 90 के आगे भी कुछ लाइनें खींची हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो सर्कुलर स्केल है हमारी यहाँ पर, इसे कुल मिला के 100 भागों में बांटा गया है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इस चित्र की दशा में कितने हो जाएंगे, 100। बाकी आप अपने स्फेरोमीटर पे देखिएगा कि उसमें उस चकती में जो वृत्ताकार पैमाना है उसमें कितने भाग बनाए गए हैं। इस चित्र में जो भाग बनाए गए हैं उनकी संख्या 100 है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, जितनी आपने पिच निकाली है, यानी कि चक्की को एक रोटेशन कराया और उस रोटेशन के कारण उसका जो मुख्य पैमाना है उसमें विस्थापन कितना हुआ। तो ये पिच हो गई और उस पिच को जब आप वृत्ताकार पैमाने में कुल भागों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा इस स्फेरोमीटर का। तो हमें मेन नोट क्या करना है, उसकी पिच निकालनी है और दूसरा लीस्ट काउंट निकालना है। अब देखिए हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं, यानी कि प्रेक्षण क्या आते हैं। लैब में हमने ये एपरेटसेस लिए,
स्फेरोमीटर लिया और उसका पिच निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वर्टिकल स्केल है यानी कि जिसे आप पी कह रहे हो मुख्य पैमाना, उसमें सबसे छोटे भाग का मान कितना है, यानी कि एक जो डिवीजन है, एक जो भाग है उस पैमाने में, उसका मान कितना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमें देखना है कि जो सर्कुलर डिस्क है, अगर हम उसको पी रोटेशन करवाते हैं, पी का मतलब एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10, जितने आप लेना चाहें, तो आप कोई भी संख्या p के बराबर उसके रोटेशन कराते हैं तो उसको उस स्क्रू की जो डिस्टेंस q है, वो q क्या है यहाँ पर, जो कि मेन स्केल पर आपको रीडिंग मिल रही है या मेन स्केल पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, वो डिस्टेंस q कितनी है वो आपको सेकेंड पॉइंट में लिखनी है। थर्ड पॉइंट में हम पिच निकालेंगे। पिच हो गई आपकी q बाई पी, जहां पर q क्या है, पी रोटेशन अगर आप करवा रहे हैं उसके कारण मेन स्केल पर आपको जो विस्थापन मिल रहा है या जो दूरी मिल रही है वो है आपकी Q। उसके आगे लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट में क्या है, सबसे पहले देखना है कि जो सर्कुलर स्केल है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, ऊपर जो पॉइंट ए में हमने पिच निकाली अपॉन जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल में। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच ऑफ द स्क्रू अपॉन एन, ये वैल्यू हमने इसके लीस्ट काउंट की निकाली। उसके बाद हमें लेंथ एल निकालनी है। जहां एल क्या चीज है, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चीजें निकालनी है। देखिए स्क्रू के अंदर जो फिगर है, डायग्राम है, उसके अंदर आपको ए बी सी 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। इन 3 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है ए बी और सी, तो इसमें से हमें 3 दूरियां देखनी है, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और सी से ए के बीच की दूरी। ये तीनों जो डिस्टेंस हैं ये हम नॉर्मल जो हमारा रूलर होता है यानी कि स्केल होता है, उस स्केल की सहायता से यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 में लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास डिस्टेंस ए बी का मान भी है, बी सी का मान भी है और सी ए का मान भी है। अब क्या करना है, ये जो 3 वैल्यूज आई हैं इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, इन तीनों को ऐड कर दिया और उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया। तो मीन लेंथ जो है, माध्य लंबाई क्या होगी, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पर जो आंसर आया वो हो गई हमारी मीन लेंथ या माध्य लंबाई। तो इस ऑब्जर्वेशन में या यहाँ तक हमने अपने स्फेरोमीटर का पिच निकाला, पिच की सहायता से पिच और वृत्ताकार पैमानों की संख्या, वृत्ताकार पैमाने में भागों की संख्या देखी, पिच को वृत्ताकार पैमाने के भागों की संख्या से डिवाइड करके हमने स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट निकाल लिया। स्फेरोमीटर की जो पैर हैं उनके बीच की दूरी ए बी बी सी और सी ए निकाली और उसका एवरेज एल निकाल लिया। ये 3 चीजें हमने यहाँ तक निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक प्लेन स्लैब लेनी है जैसा आपको फिगर 2 में दिखाई दे रही है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेनी है, बिल्कुल समतल सतह लेनी है। यहाँ पर इसने ग्लास की स्लैब ली है, हम लोग अपनी प्लेन जो टेबल है उसका भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी प्लेन सतह फर्श का भी यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही जिस भी वस्तु का, जिस भी वृत्ताकार स्फेरिकल वस्तु का, चाहे वो मिरर हो या सरफेस हो, जिसकी आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, वो प्लेट लेनी है जो कि आपको फिगर 3 में दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए हमें 2 टाइप की रीडिंग लेनी है। एक तो हमने ये जो स्फेरिकल सरफेस ली है जो फिगर 3 में दिखाई दे रही है उसके साथ में, और दूसरी लेनी है हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के साथ में, यानी कि चाहे तो ऐसी ग्लास स्लैब हो या फिर हमारी टेबल या फ्लोर हो। 2 टाइप से हमें रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस पे जो रीडिंग लेनी है, तो हमारा जो स्फेरोमीटर है उसके स्क्रू को हम पूरा खोल लेते हैं ऊपर तक। उसके बाद स्फेरोमीटर के जो पैर हैं उसको अपनी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, यानी कि वृत्ताकार जो सतह है जिसकी आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी है, उसके ऊपर इस स्फेरोमीटर को हम बीचों बीच रख देते हैं। उसके बाद घुमाते हुए इस स्फेरोमीटर का जो स्क्रू है उसको
नीचे की तरफ मूव करते हैं। जिस समय ये पेज हमारा इस स्फेरिकल सतह की ऊपर टच हो जाता है, वहीं पर हम इसे घुमाना बंद कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, स्फेरोमीटर के जो तीनों पैर हैं वो भी हमारी वृत्ताकार सतह को टच कर रहे होंगे, और उसके साथ ही ये जो स्क्रू है ये भी इस वृत्ताकार सतह को टच कर रहा होगा। इस केस में अब हमारे पास हमें क्या देखना है, जो हमारा पिच स्केल है यानी कि जो हमारा मुख्य पैमाना है उसकी रीडिंग हमें नोट करनी है कि ये जो कंडीशन है इस समय मुख्य पैमाने की रीडिंग आपको क्या मिल रही है। टेबल के पहले कॉलम में आपको वो रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद दूसरे कॉलम में हमें देखना है कि ये जो मुख्य पैमाना है इसके साथ वृत्ताकार पैमाने की कौन सी लाइन मैच हो रही है। मान लीजिए कि 40 नंबर की जो लाइन है वृत्ताकार पैमाने पर वो इस मुख्य पैमाने के साथ मैच हो रही है, तो वो जो 40 है वो हमें सेकंड कॉलम में लिखना है। थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, जो भी आपने अभी वैल्यू लिखी है जिसे आप y कह रहे हैं या मैंने अभी 40 बताया, उस y को लीस्ट काउंट जो निकाला है उससे मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में लिखना है। इसे मान लीजिए कि z कह दिया गया है। अब फोर्थ कॉलम में आपको करना है, जो आपने फर्स्ट कॉलम में x लिखा है प्लस थर्ड कॉलम में z लिखा है, इन दोनों को जोड़ के आपको फोर्थ कॉलम में लिखना है। सेम ऐसी ही रीडिंग हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ लेनी है। जो भी हमारी सतह है उसके ऊपर स्फेरोमीटर को रखना है, उसका पेच घुमाते हुए उस प्लेन सतह के टच करना है। उस केस में उसके जो मुख्य पैमाने की रीडिंग आती है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखनी है। उसके बाद वृत्ताकार पैमाने का कौन सा मान इस सतह के टच हो रहा है, इस मुख्य पैमाने के साथ कोइंसाइड हो रहा है, वो अगले कॉलम में लिखना है। इस मान को LC से गुणा करके तीसरे कॉलम में लिखना है और पहले और तीसरे कॉलम को जोड़ के चौथे कॉलम में लिखना है। अब देखिए जो फाइनल आंसर आपने निकाला, यानी कि एक कॉलम आपने स्फेरिकल सरफेस के लिए निकाला था, वो निकाला था आपने H1, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए जो निकाला है वो मान लिया मैंने H2। तो जो लास्ट आंसर है, लास्ट कॉलम है, उसमें आपको लिखना है H1 माइनस H2, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस के लिए आपने H1 निकाला है उसका और जो हॉरिजॉन्टल सतह के लिए आपने H2 निकाला है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें सबसे लास्ट कॉलम में लिखना है। अब देखिए जो लास्ट कॉलम था यानी कि H1 माइनस H2, जिसे हमने H माना कि H1 माइनस H2 की जो वैल्यू आई है वो मैंने मान ली कि वो H है। तो कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या r क्या होती है, r होती है हमारी L स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h बाई 2। यहाँ पर h जो है हमारा वो है H1 माइनस H2 जो हमने अभी टेबल में निकाला है, और L जो है हमारा वो है जो स्फेरोमीटर की बीच की दूरी हमने देखी थी, माध्य स्फेरोमीटर के पैरों के बीच की दूरी जो हमने देखी थी, जिसे हमने माध्य दूरी कहा था AB, BC और CA की, वो थी हमारी L। तो L की वैल्यू पुट अप करेंगे और H की वैल्यू पुट अप करके हम R का मान निकाल लेंगे। अब रिजल्ट क्या चीज है, रिजल्ट में क्या लिखना है, जो हमारी ये R की वैल्यू आई वो लिख देंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमें दी गई स्फेरिकल सतह है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगा, वो इसका मान इतने सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। जो भी हमारी कैलकुलेशन करके वैल्यू आती है वो हम अपने रिजल्ट में पुट अप करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं।